Hello dear student, welcome to online today class subject geography। हाँ तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं अजय सर। हाँ तो बच्चों, हम अपने भूगोल के अगले चैप्टर की बात करते हैं। आज आपका 7वां चैप्टर चल रहा है, मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार, ह्यूमन ऑक्यूपेशंस मेजर ट्राइब्स। सबसे पहली बात तो हम करते हैं बच्चों मानव व्यवसाय की। व्यवसाय होता क्या है? व्यवसाय जैसे कि हम आम बात करें, आम भाषा में बात करें तो काम धंधा या रोजगार की बात करते हैं। और इस मानव जीवन में मानव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। और मानव विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, आर्थिक और अनार्थिक या गैर आर्थिक। आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं जिनके बदले में मानव को पैसा मिलता है, धन मिलता है। और गैर आर्थिक क्रियाएं जिनके बदले में मानव को कुछ नहीं मिलता, जैसे कि मंदिर की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना। तो ये विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं और मानव अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। तो हम बच्चों आज इसी 7वें चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना। और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि बच्चे को अच्छी से अच्छी समझ में आए, ताकि आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये 7वां हम चल रहा है हमारा चैप्टर। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। मानव भूगोल, जैसा कि नाम से पता है, मानव भूगोल, तो इसका केंद्र बिंदु कौन है? मानव। वह यानी मानव एक क्रियाशील प्राणी है। मानव एक क्रियाशील प्राणी है, हमेशा क्रियाएं करता रहता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। अपने जीवन की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए वो अनेक प्रकार के काम करता है। मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है, आर्थिक का मतलब होता है धन व्यवस्था, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। मानव की आर्थिक क्रियाओं पर किसका प्रभाव पड़ता है? भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि भौतिक में कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं पहाड़ियाँ हैं, तो उनमें काम करने वाले लोगों के व्यवसाय अलग अलग होते हैं। ऐसे ही सांस्कृतिक वातावरण होता है। संस्कृति और विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य हैं, वो मानव के अलग अलग होते हैं प्रदेशों के आधार पर। विश्व के विभिन्न प्रदेशों में भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण की परिस्थितियां भिन्न होने के कारण मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। जैसा कि अभी बताया है कि भौतिक व सांस्कृतिक जितने भी वातावरण की जो भी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, तो मानव की आर्थिक क्रियाएं भी, जो आर्थिक जिनसे पैसा प्राप्त होता है, वो भी अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य वनों में एकत्रीकरण, आखिट और लकड़ी काटने का कार्य करता है। वनों में रहने वाला जो भी मनुष्य हैं, लोग हैं, वो एकत्रीकरण, आखिट और लकड़ी काटने का कार्य करता है। घास के मैदानों में पशुचारण कार्य करता है। जो घास के मैदानों में रहता है वो पशुचारण करता है। उपजाऊ मैदानी भागों में कृषि कार्य करता है। जल में मछली पकड़ता है और खानों से खनिज निकालता है। इसके अलावा वह अनुकूल परिस्थितियों में वस्तु विनिर्माण, उद्योग, परिवहन व व्यापार जैसी आर्थिक क्रियाओं में व्यस्त है। जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को ही व्यवसाय कहते हैं। ये व्यवसाय किसे कहते हैं? यहाँ तक तो जीवन यापन के लिए की जाने वाली जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं मानव की, वो व्यवसाय कहलाते हैं। अब आता है मानव व्यवसायों का विकास एवं बदलती प्रकृति, कि मानव के व्यवसायों का विकास किस तरीके से हुआ और मानव के धीरे धीरे ये आर्थिक क्रियाएं किस तरीके से बदलती चली गईं। तो हम बात करते हैं प्राचीन काल की। देखिए, आदिम यानी आदि मानव अपनी उदर पूर्ति यानी पेट पूर्ति जंगली जानवरों के शिकार और वनों उत्पादों से करता था। मानव घुमक्कड़ था, भोजन प्राप्ति में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती थी। धीरे धीरे मानव के बौद्धिक विकास के कारण वह उपयोगी जानवरों को पालने लगा
मानव समूह बनाकर पशुपालन करने लगा। धीरे धीरे वो मानव का बौद्धिक विकास होता गया। जैसे जैसे पशुओं को पालना शुरू कर दिया, पशु की चारे की पूर्ति के लिए वह ऋतु प्रवास करने लगा। ऋतुओं के आधार पर वर्षा ऋतु में वह जहाँ पर घास वगैरह होती थी वहाँ चराता था। उसके बाद में जहाँ पानी नहीं होता था वहाँ से जा कर के और जहाँ तराई वाले क्षेत्र होते थे वहाँ पर पहुँच जाता था। तो ऋतुओं के आधार पर वह इधर उधर प्रवास करता था। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पशु उत्पादों से होने लगी। मानव की जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन, कपड़ा आदि की आपूर्ति किससे होने लगी? पूर्ति पशु उत्पादों से होने लगी। कृषि ने मानव को स्थायीकरण के लिए प्रेरित किया। मानव एक जगह बस्तियां बनाकर रहने लगा। वह उपजाऊ नदी मैदानों में कृषि कार्य करने लगा। प्राचीन सभ्यताओं का विकास इन्हीं नदी घाटियों में हुआ, ये हम पहले ही मानते हैं। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की हांगो नदी घाटी सभ्यता, मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता व दजरा फरात नदियों के बीच पनपी मेसोपोटामिया सभ्यता कृषि क्रियाओं के विकास के साथ साथ पनपी हैं। तो ये कहने का मतलब बच्चों यही माना जाता है कि प्राचीन काल में मानव की जितनी भी सभ्यताएं हैं उनका जो जन्म है वो नदी घाटियों के किनारे हुआ, नदी घाटियों में हुआ, ताकि मानव को पानी की आपूर्ति हो सके। कृषि कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है, पशुओं के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। तो ज़्यादातर जितनी भी प्राचीन काल की सभ्यताओं का विकास हुआ वो नदियों के किनारे ही हुआ था। पुनर्जागरण काल, जब से व्यक्ति की बुद्धि विकास ज़्यादा हुआ, पुनर्जागरण काल में खोज, अन्वेषण, नई नई तकनीक आदि के विकास के साथ ही आर्थिक विकास में गति पकड़ी। 18वीं सदी में जीवाश्म ईंधन की खोज के बाद, जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है यहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम, के बाद विश्व में खनन उद्योग जैसी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ। जीवाश्म ईंधन की खोज हो गई, उसके बाद में जो उद्योग जैसी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनका विस्तार हुआ। व्यापार व वाणिज्य का विकास हुआ। नगरीकरण बढ़ा, जिससे सेवा कार्य में भी लोग आने लगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव के व्यवसायों के विकास का एक क्रम पाया जाता है। तो धीरे धीरे मानव के व्यवसाय बदलते गए, मानव का बौद्धिक विकास बढ़ता गया, तकनीकी विकास बढ़ता गया और नए नए व्यवसाय आने लगे। इसी विकास क्रम को काल के अनुसार निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल। इस काल में मानव जंगली जानवरों का शिकार करता था। किसका शिकार करता था? जंगली जानवरों का, तथा जंगलों से कंदमूल फल संग्रहण करता था, इकट्ठा करता था। कंद यानी जो गुद्दा होता है फल का, जैसे कि सेब कच्चा होता है, सेब कंद होता है वो। मूल यानी जड़, फल मान्य फल। तो संग्रहण यानी इकट्ठा करता था। इस काल में सीमित जनसंख्या और सीमित आवश्यकताएं थीं। प्रागैतिहासिक काल में मानव जंगली अवस्था में ही रहता था। शिकार नुकीले पत्थरों और लकड़ी के डंडों से करता था। इस काल में शिकार में कुत्ता मानव का सहायक बना था, यानी कुत्ता पालतू था इसलिए वह शिकार में सहायक होता था, जंगली जानवरों को पकड़ता था। धीरे धीरे मानव उपयोगी जानवरों को पालतू बनाकर पालने लगा। विभिन्न प्रकार के जानवरों को मानव क्या है, पालतू कर करके बनाने लगा। जानवरों से मानव को दूध, दही, मांस, चमड़ा, हड्डियाँ आदि उपयोगी चीज़ें मिलने लगी। धीरे धीरे इसी काल में पशुओं के चारे की कमी की पूर्ति हेतु घुमक्कड़ जीवन जीता रहा। अस्थायी आवास यानी तंबू बनाकर छोटे छोटे समूहों में रहने लगा। उपयोगी पौधों के बीजों को बोकर उसने खेती करना प्रारंभ कर दिया। वह झूमिंग कृषि करने लगा। फसलों व पालतू जानवरों की देखभाल व सुरक्षा के लिए टहनियों, पत्तियों और जानवरों की खालों की झोंपड़ियां बनाकर रहने लगा।
नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। जो पहिए है, लकड़ी के पहिए का सबसे पहले आविष्कार किया। इस काल तक मानव ने मिट्टी से बर्तन बनाने की कला भी सीख ली थी। तो धीरे धीरे ये आर्थिक क्रियाएं बढ़ती गई। दूसरा काल आता है प्राचीन काल। इस काल में कृषि व पशुपालन जैसी आर्थिक क्रियाओं के विकास के साथ मानव के जीवन में स्थायित्व आया। मानव का जीवन ऐसा लगता था, हाँ अब जीवन जीता है। उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं की सुगमता से पूर्ति होने लगी। जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति होने लगी। शेष बचे समय में वह अन्य कलाओं का विकास करने लगा। लोहा, तांबा और कांसा जैसे मजबूत धातुओं की खोज हो गई, जिससे वह उपयोगी हथियार व सामान बनाने लगा। इसी काल में हल और बैलों की मदद से कृषि करने लगा। फसलों को सिंचाई के रूप में पानी देना सीख लिया था इसी काल में ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई। नगर नियोजन और भवन निर्माण की उत्कृष्ट कला का उदाहरण इस सभ्यता की खुदाई में देखने को मिला है। नगर नियोजन वाली सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका उदाहरण देखने को मिला है। मिस्र के पिरामिड उस काल की तकनीकी उन्नति के सूचक हैं। तो उस काल में कितनी टेक्नोलॉजी थी, इतना बड़ा पिरामिड किस तरीके से बनाया गया था। इस काल में कृषि के साथ साथ कुटीर उद्योगों का भी तेज़ी से विकास हुआ। कुटीर का मतलब होता है बच्चों, जो घरों में हम करते हैं, जैसे सिलाई का काम है, मिट्टी के बर्तन बनाना, फुलझड़ी बनाना, अगरबत्ती बनाना, माला बनाना, बहुत सारे काम है, टोकरी बनाना, कागज़ की लुगदी बनाना, ये सब छोटे छोटे काम होते हैं। तो कुटीर उद्योगों का तेज़ी से विकास हुआ। विभिन्न तैयार सामानों का आपसी व्यापार इस काल में प्रारंभ हो गया था। यूनानी व रोमन सभ्यताओं में नगरीय सभ्यताएं पनपी। तीसरा आता है मध्यकाल। तो देखिए बच्चों, 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच की अवधि को मध्यकाल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यूरोप में इस काल में मानव व्यवसायों में विविधता बढ़ी, यानी अनेक प्रकार के व्यवसाय आए। इस काल में जागीरदारी और सामंतवादी प्रथा का प्रचलन था। जागीरदारी होते थे, बहुत सारे लोग जागीर होते थे। कृषि का भी उत्तरोत्तर विकास होता गया। बढ़ती शिक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक विकास के कारण बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। व्यापार में वस्तुओं का विनिमय होता था, वस्तु विनिमय होता था। यानी वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का लेन देन होना। वस्तु के बदले में वस्तु, मुद्रा नहीं होती थी, वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती थी। ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि उत्पाद नगरों में और नगरों से निर्मित माल ग्रामीण क्षेत्रों में आता था। यूरोप में धार्मिक विचारों के प्रभुत्व और वैचारिक स्वतंत्रता के दमन के कारण तकनीकी विकास अधिक नहीं हो सका। इसी काल में भारत में व्यावसायिक कृषि, कुटीर उद्योग एवं व्यापार का सर्वाधिक विकास हुआ। भारत इस दृष्टि से विश्व का प्रतिनिधित्व करता था। आज के लिए बस बच्चों इतना ही बहुत है। कल हम पढ़ाएंगे आधुनिक काल। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।